हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और ये करंट अफेयर उन टॉपिक्स पर बनाए गए हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो ये जो करंट अफेयर्स हैं ये एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है, PM Modi plans to explore the sub-categorization of SC in तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि PM मोदी ने अनुसूचित जाति जो SC है ना उसके उप वर्गीकरण की मांग पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने का विचार किया है। मतलब जिस तरह से हम जानते हैं कि OBC है ना, OBC में भी सब कैटेगराइजेशन है, उसमें क्रीमी लेयर्स हैं है ना, उसमें भी तो हमने कैटेगराइजेशन करा है जिससे कि जो असली हकदार लोग हैं, जो ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल सके। इसी तरह से यहाँ पर SC कैटेगरी में भी बात करने की जो कैटेगराइजेशन है ऐसा करने की बात पर विचार करा गया है PM मोदी के द्वारा। ठीक है, चलिए सेकंड है, इंडिया बैक्स UN रिजोल्यूशन अगेंस्ट इज़राइल। अब देखिए ये जो इंडिया है, हमारा इंडिया और इज़राइल, ठीक है, इंडिया और इज़राइल के रिलेशन वैसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत ही ज़्यादा दोस्ताना है इनका जो बिहेवियर है एक दूसरे के लिए, दोनों एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन क्या हुआ है अभी कि इंडिया ने जो है गोलन हाइट के मुद्दे पर, अब गोलन हाइट क्या है, गोलन हाइट सीरिया में एक पार्ट है उसका, जो कि इजराइल ने हथिया रखा है, 1967 से हथिया रखा है। तो इंडिया ने इस वाले मुद्दे पर UN जनरल असेंबली में जो वोटिंग हुई थी इसमें थोड़ा अगेंस्ट आ गया है। वैसे इंडिया और इजराइल दोनों के बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव मोहम्मद मोइज़ू स्टार्टेड द इंडिया आउट कैंपेन। अब सबसे पहली बात तो ये है कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं ये नए इलेक्ट हुए हैं। ये कौन है? मोहम्मद मोइज़ू हैं। तो इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट किया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया आउट कैंपेन ये पेपर में आ ही सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मोहम्मद मोइज़ू जो है ये एंटी इंडिया है। एंटी इंडिया का मतलब है कि इंडिया से थोड़े से रूठे रहते हैं और चाइना की तरफ ये ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर दिखाते हैं। इनसे जो पहले वाले जो थे ना प्रेसिडेंट मोहम्मद सोहिल, इब्राहिम मोहम्मद सोहिल, ये प्रो इंडिया थे, ये इंडिया के लिए ज़्यादा फ्रेंडली थे, ज़्यादा फ़ायदेमंद थे। लेकिन अब जो नए इलेक्ट होकर आए हैं मोहम्मद मोइज़ी, ये थोड़े अगेंस्ट में रहते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर हमारे इंडिया के सिर्फ 75 इंडियन मिलिट्री पर्सनल हैं। ठीक है, अब वो 75 इंडियन मिलिट्री पर्सन है क्यों? क्योंकि इंडिया ने मालदीव को डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट करे थे। ठीक है, अब वो जो गिफ्ट करे थे ना हेलीकॉप्टर्स, तो उनकी देख रेख, उनका ऑपरेशन किस तरह से होता है, उनको उस चीज़ के लिए यहाँ पे हमारे इंडिया से 75 मिलिट्री पर्सन को यहाँ भेजा गया था। तो अब उन्होंने उस चीज़ का भी एक मुद्दा बना लिया है कि ये जो है मोहम्मद मोइज़ू कि इंडिया की मिलिट्री को यहाँ से वो हटा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है एंटी इंडिया रहते हैं, इनका बिहेवियर ऐसे। दो पार्टी हैं इनकी यहाँ पर, ठीक है, एक एंटी इंडिया और एक प्रो इंडिया, तो ये एंटी इंडिया वाले हैं ये। चलो अब नेक्स्ट खबर देखते हैं। ये है, भूटान किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। अब ये भूटान के किंग का नाम है। ठीक है, क्या है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये दिल्ली में आए थे PM मोदी से मिलने के लिए। अब ये किस बात पर आए थे? ये इस बात पर आए थे कि इनके चाइना और भूटान के सीमा विवाद जो है ना उन पर बातचीत होनी है। ठीक है, अब चाइना और भूटान के जो सीमा विवाद हैं वो इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है वो भूटान की जो डिफेंस वगैरह है ना, और एक दूसरे से जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें थोड़ी सी ये लोग एक दूसरे से पूछकर करते हैं। जो भूटान जो है इंडिया से पूछकर करता है, और भूटान की जो सीमाएं हैं वो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डोकलाम है। तो यहाँ पर डोकलाम के इश्यू वाली बात है और इंडिया की सिक्योरिटी की बात है, इसीलिए भूटान के जो किंग है वो इंडिया में आए हैं ये डिस्कस करने के लिए कि किस तरह से सीमा विवाद का निपटारा किया जाए। ठीक है, अच्छा अब
अब ये तो है हमारी इस महीने की करंट अफेयर की मैगज़ीन। इससे पहले भी हमने बना रखी है, वो भी जाकर देख सकते हैं। हमने पूरी ईयरली भी बना रखी है, पूरे साल की जो ईयरली मैगज़ीन है ना 2023 की, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और हमारी MCQs की सीरीज़ चल रही हैं, करंट अफेयर की है और पॉलिटी की है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और ट्रिक्स से पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत नहीं होते, तो हमने कई सारी ट्रिक्स भी बना रखी हैं, वो भी देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर जाकर आपको मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर जाइए, विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब है अगली खबर है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभी को पता होगा। उसका 95वां जो सदस्य है वो कौन बना है, वो चिली बना है, ठीक है। यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी जाती है, सोलर से एनर्जी लेने की बात करी जाती है, ठीक है, जिससे कि फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम हो सके। अच्छा, अब नेक्स्ट है चाणक्य डिफेंस डायलॉग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी इन न्यू दिल्ली। अब ये जो चाणक्य, भारतीय सेना ने जो चाणक्य रक्षा संवाद जो है ना 2023 का, वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारी इंडियन आर्मी ने करा है, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं। अगला है मीका। मीका क्या है, ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। अब ह्यूमनॉइड रोबोट तो है, लेकिन मेल है या फीमेल है, तो ये फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा रोबोट है जिसको कि एक CEO की तरह के उसमें अपॉइंट किया गया है। अब कौन सी कंपनी ने करा है, तो कंपनी का नाम है डिक्टेडोर। डिक्टेडोर ने, ये पॉलिश कंपनी है, मतलब पोलैंड की कंपनी है, इसने ह्यूमनॉइड रोबोट को अपनी कंपनी का CEO बनाया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये फीमेल है, ठीक है। चलो अब है रशिया पुल्ड आउट ऑफ द ट्रीटी ऑफ द कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन द यूरोप। रशिया जो है हाल ही में उसने आधिकारिक तौर पर ये घोषणा कर दी है कि वो यूरोपीय सशस्त्र बलों की जो संधि है उससे बाहर आ रहा है, ठीक है। अब वो कब से आ रहा है, अब देखो 1990 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर शीत युद्ध चल रहा था, मतलब कि कोल्ड वॉर चल रहा था दो पार्टीज के बीच में, कि रशिया की कंट्रीज थी बहुत सारे उसके सहयोगी पार्टीज, और नाटो जो यूरोपियन यूनियन है ना, तो इन दोनों के बीच में ये साइन हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई भी जोर ज़बरदस्ती या फिर वॉर वेपन ये सब हम लोग नहीं करेंगे और इस चीज़ से हम लोग दूर रहेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में क्या हुआ है कि रशिया का जो युद्ध हुआ है यूक्रेन के साथ, उसके बाद अब रशिया ने ये डिसाइड करा है कि मैं इस ट्रीटी से बाहर हो रहा हूँ, जिससे कि वो अपने न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह सारे कर सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब है उत्तराखंड की बेरी नाग टी। यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड में एक बेरी नाग नाम की टी उगती है, उसको GI टैग मिला है, ठीक है। बेरी नाग टी ये कहाँ होती है, ये हिमालय में उगती है, हिमालय के रीजन में उगती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। चलो अगला देखते हैं। सिडबी ने लॉन्च करा है क्या, संपूर्ण नाम का MSME इकोनॉमिक इंडेक्स। किस नाम का, संपूर्ण नाम का आर्थिक गतिविधि सूचकांक को लॉन्च करा है। अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है कि MSME इकोनॉमिक इंडेक्स का मतलब क्या है, जो हमारे देश की MSME है उसकी क्या आर्थिक गतिविधियां हैं, उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितनी ऊंचाइयों पर जा रही है, या फिर किस चीज़ में उसको ज़रूरत है सरकार से, ठीक है ना, तो उसका कितना भागीदारी है। तो इस चीज़ को लेकर के एक संपूर्ण नाम का इंडेक्स बनाया है और ये जकोटा के साथ मिलकर बनाया है और सिडबी ने इसको लॉन्च किया है। और MSME जो है वो हमारे देश में बहुत बड़ा सहयोग करती है। क्यों करती है, क्योंकि 40% जितना भी हमारे देश का एक्सपोर्ट का मतलब है कि जितना भी निर्यात होता है उसमें 40% तो MSME की ही भागीदारी है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 12 नवंबर को, मतलब प्रतिवर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस की बात हो रही है। ये हर वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। अब ये आया कहाँ से, अब देखो 1947 की बात है। इस टाइम पर जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, ठीक है, तो जो हमारे फादर ऑफ नेशन है वो कौन है, महात्मा गांधी जी। तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में विज़िट करा था। तो बस ये उसी दिन को जानते हैं। और वो जो उनकी विज़िट थी वो पहली विज़िट थी और आखिरी विज़िट थी, इसीलिए इस दिन को इम्पोर्टेंस के रूप में मनाया जाता है। अब अगला आता है
4th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी बोंगो सागर 23 एंड 5th एडिशन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड कॉर्पेट, तो वो कहाँ हुआ है, वो विशाखापट्टनम में हुआ है। बांग्लादेश और उसमें संयुक्त अभ्यास है, दोनों का मिला हुआ अभ्यास है, दोनों एक साथ करेंगे बोंगो सागर। जैसे ये इंडिया है तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और यहाँ पर है विशाखापट्टनम बे ऑफ बंगाल, तो ये यहाँ हुआ है। इसका 4था एडिशन है, याद रखना, ठीक है। उसका 5वां एडिशन है, ठीक। चलिए अब है नेशनल गेम 2023, कहाँ पे मैं पहली बात तो हुआ है कि ये गोवा में हुए हैं। अब इसमें श्री हरि नटराज, इसको क्या मिला है, बेस्ट मेल एथलीट का अवार्ड मिला है कि सबसे अच्छे पुरुष कैटेगरी में ये एथलीट हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब है कॉमेडियन वीर दास, कॉमेडियन है वीर दास, इन्हें क्या मिला है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है नेटफ्लिक्स शो के लिए। किसके लिए, नेटफ्लिक्स शो के लिए मिला है ना, ये कॉमेडियन है और इनके शो का जो नाम है वो है वीर दास लैंडिंग, ठीक है। क्या है, वीर दास लैंडिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेटफ्लिक्स शो के लिए मिला है इसीलिए, और पहली बार है ये एमी अवार्ड में, ठीक है। अच्छा अब इसी वाले शो में एकता कपूर को डायरेक्टोरेट अवार्ड मिला है, इसको कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। एकता कपूर को क्या मिला है, डायरेक्टोरेट अवार्ड। चलो अब ये है एक कोर्ट इन कतर, कतर क्या है, एक अरब की कंट्री है। उसने क्या करा है कतर के कोर्ट ने कि 8 इंडियन नेवी के जो वेटरन्स हैं उनको क्या दे दिया है, मौत की सज़ा सुना दी है। ये बहुत बड़ी खबर है कि कतर अरब कंट्री ने सुनाई है, ठीक है। और ये जो इंडियन नेवी के जो हमारे ऑफिसर्स थे ये पूर्व अधिकारी रह चुके हैं और 2022 में ही इनको जेल में बंद कर लिया गया था। इनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने जासूसी करी है वहाँ जाकर, ठीक है। इस वाले इल्ज़ाम में इनको मौत की सज़ा सुनाई गई है। चलो आगे चलते हैं। आगे है ब्लेचले डिक्लेरेशन। ब्लेचले डिक्लेरेशन है ये पहली है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट लंदन में हुई है। लंदन में कहाँ पर, ब्लेचले पार्क में ही हुई है। तो ब्लेचले पार्क के नाम से ब्लेचले डिक्लेरेशन आया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये पहली है और किस चीज़ के लिए है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी, ठीक है। क्यों, क्योंकि माना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आज के सारे काम जो है इसके ऊपर बेस होकर हो रहे हैं, है ना। तो इसके रिस्क को किस तरह से कम करा जाए और इसके होने वाले फ़ायदों को किस तरह से ज़्यादा हमें फ़ायदा मिले और इससे होने वाली चुनौतियों से किस तरह से निपटा जाए, इस समिट में यही बातें हुई हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब है निसार। निसार जो है ये लॉन्च होगा 2024 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से। निसार की फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। तो ये 2024 में लॉन्च होगा, श्रीहरिकोटा से होगा और किस चीज़ से होगा, इसरो का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल LVM-2। अभी निसार करेगा क्या कि ये जो अर्थ है ना, पूरे अर्थ की एक तरह से ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट है। ये सर्वे करेगा अर्थ पर कितनी लैंड है, कितनी कहाँ कहाँ पर आइस है, कवर्ड एरिया है कितना, इसका आइस का कितना कवर्ड एरिया है, ठीक है। और पूरे अर्थ का व्यू देखेगा, उसका इंटीरियर देखेगा, कोल्ड रीजन देखेगा। तो एक तरह से जो हमारे अर्थ पर जितने भी रिसोर्सेज बचे हैं ना, उनको किस तरह से बेटरली मैनेज करा जाए, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज से किस तरह से लड़ा जाए। और ये नासा और इसरो इन दोनों ने मिलकर लॉन्च करा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो अब है अमल कुमार राय चौधरी। इनकी बर्थ सेंटेनरी, मतलब सेंटेनरी का मतलब होता है जब किसी को 100 साल हो जाएं। अब जो भी 100 साल, 150 साल, 25 साल, 50 साल, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, इसीलिए ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये ना कोलकाता के थे, ये कोलकाता में रहते थे ये। इन्होंने 1955 में एक इक्वेशन डेवलप करी थी और क्या एक्सप्लेन करा था उसमें, स्पेस टाइम की सिंगुलैरिटी ज्योमेट्रिकली इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन करी थी, मतलब कि सामान्य सापेक्षता
और ब्रह्मांड विज्ञान के शोध मतलब रिसर्च के लिए ये जाने जाते हैं, इन्हीं की इक्वेशन को यूज़ करके। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग्स का आपने नाम सुना होगा, है ना। स्टीफन हॉकिंग्स ने और रोजर पेनरोज कौन थे, जिन्हें 2020 में नोबेल प्राइज़ मिला था, है ना। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में इनकी रिसर्च को यूज़ करा था। बताओ कितने ज़्यादा हैं, और हमारे देश में है, लेकिन इनको कोई नहीं जानता, बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इसीलिए हमें इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, एक तरह से हमें नमन करना चाहिए। ठीक है, और 100 साल पूरे हो चुके हैं इनके, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ने अप्रूव कर दिया है वर्ल्ड की पहली वैक्सीन है चिकुनगुनिया के लिए, और ये किसने बनाई है, वालनेवा ने बनाई। ये कंपनी का नाम है यूरोपियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर, और इसका ब्रांड है इक्सचिक। अब इक्सचिक नाम की वैक्सीन है, मतलब कि जो टीका जो लगता है ना, इंजेक्शन जो लगता है, ये वो है। इक्सचिक नाम की वैक्सीन है, पहली वैक्सीन है चिकुनगुनिया के लिए। और चिकुनगुनिया क्या है, ये एक मच्छर जनित बीमारी है, एडिस इजिप्टी से होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है यूके रेगुलेटरी रिसेंटली अप्रूव जीन थेरेपी। अब यूके ने मतलब कि यूनाइटेड किंगडम ने अप्रूव कर दिए जीन थेरेपी, किसके लिए, सिकल सेल डिजीज़ के लिए और थैलेसेमिया के लिए। ठीक है, अब इस थेरेपी को लाइसेंस मिल गया है, पहली बार लाइसेंस मिल गया है। क्यों, क्योंकि ये लोग जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। उस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का नाम है CRISPR-Cas9, और आपको पहले याद होगा कि 2020 में इसी टेक्नोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। अब ये सिकल सेल और थैलेसेमिया ये है क्या, अब देखो ये दोनों ही हीमोग्लोबिन को ले जाने वाली जीन में जो गलतियों के कारण होते हैं ना, ये वो वाले जीन मतलब अगर ख़राब हो जाए तो उनमें ही बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो उसको हम जीन एडिटिंग या जीन थेरेपी से हम लोग ट्रीट करते हैं। अब ये दोनों ही बीमारियां सिकल सेल और थैलेसेमिया क्या हैं, जेनेटिकली डिजीज़ है, मतलब आनुवांशिक बीमारियां हैं ये, जो हमें दादा परदादा है ना, माँ बाप, उनसे मिलती हैं, तो उनमें जीन में ही प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जीन टेक्नोलॉजी एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन बीमारियों को ट्रीट करा जाएगा। ठीक है, अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जैसे मानो हमारी रेड ब्लड सेल जो है वो गोल होती है, वैसे नॉर्मली जो होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है, लेकिन इस डिजीज़ में वो ऐसी हो जाती है। तो उसमें एक तो जो ऑक्सीजन को ले जाने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, वो ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, हाथ पैर में सूजन हो जाएगी। तो इस तरह के स्ट्रोक वगैरह, तो ये बहुत ही ज़रूरी था कि इन बीमारियों का भी इलाज हो पाए। अब तक इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं था, तो ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे वैज्ञानिकों की, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यूके ने इसको अप्रूवल दे दिया है कि ये थेरेपी को यूज़ करो। चलो अब आगे चलते हैं। नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन से रीसेंट मीटिंग हुई है, किसके साथ, हमारे जितेंद्र सिंह जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। अब देखो भारत, हमारा जो खुद का भारत है, उसका देश का जो अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए इसरो और नासा, इसरो क्या है, ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है, और नासा क्या है, ये हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी है। ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और इन्होंने मीटिंग करी है कि 2024 से हम लोग शुरुआत कर देंगे, और इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको ट्रेनिंग भी देंगे इस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, भारत का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने के लिए। चलो आगे चलते हैं। अब ये है लॉकबिट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, साइबर क्रिमिनल गैंग है, ये एक तरह का गैंग है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो रैंसमवेयर है ना, वो ये ग्लोबली जाना जाता है कि ये पूरे देश में अटैक करके टारगेट चुनता है, और फिर बड़ी बड़ी कंपनियों पर अटैक करता है, और फिर क्रिप्टो करेंसी में कहता है कि मुझे पैसा दो, पैसा भी मांगता है, लेकिन किस में, क्रिप्टो करेंसी में मांगता है, इसीलिए इसको क्रिप्टो वायरस भी कहा जाता है। और इसके टारगेट कौन है, यूएस, ब्राज़ील, ऐसे बड़े बड़े देश हैं, चाइना, इंडिया, यूक्रेन, ये सब हैं। ठीक है, तो ये दो कितना इंपॉर्टेंट है, लॉकबिट रैंसमवेयर। जैसे कि झारखंड में आपने सुना होगा, वो कौन सी है, वो जामतारा है ना। तो जैसे जामतारा है ना इस चीज़ के लिए, साइबर क्राइम के लिए जानी जाती है, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड का है ये। चलो आगे चलते हैं। अब है वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे, ये 3 नवंबर को मनाया जाता है।
मतलब अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस की बात हो रही है। अब इसमें पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में बात होती है, उसकी स्थिरता के बारे में बात होती है, ठीक है, किस तरह से हम अपनी इकोलॉजी को सस्टेन रख सकें, आगे आने वाले उसमें भी हमारे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके, ये सब बातें होती हैं। चलो आगे चलते हैं। ये तो सेम वही है, आगे चलते हैं। अब है COP28 जो कि दुबई में हो रही है ना, दुबई में हो रही है, ये UAE में हो रही है। इसका हाँ हो चुकी है, ठीक है, हो चुकी है, ये दुबई UAE में हो चुकी है ये। अब इनके जो प्रेसिडेंट थे सुल्तान अल जबेर, उन्होंने ये घोषणा करी थी कि जितनी ज़्यादातर जो तेल कंपनियां हैं, गैस की कंपनियां हैं, कि वो वचनबद्धता को स्वीकार करती हैं कि कार्बन न्यूट्रलिटी 2050 तक ये हासिल कर लेंगी और क्लाइमेट चेंज को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इन्होंने ये प्लेज ली है COP28 में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ ऑयल कंपनी ले रही है जो कि क्या है, फॉसिल फ्यूल बनाती हैं, ठीक है, और उन्होंने ये प्लेज लिए कि 2050 तक ये क्या करेंगी, कार्बन न्यूट्रलिटी को हासिल कर लेंगी। बड़ी बात है। चलो अगला देखते हैं। अगला है टनल ऑन यमुनोत्री नेशनल हाईवे कोलैप्स्ड। अब ये आपने बहुत थोड़े दिनों पहले ये खबर बहुत ज़्यादा आई थी कि यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलकियारा टनल प्रोजेक्ट जो था, है ना, जो बन रहा था, इतनी बड़ी टनल बन रही थी, सिलकियारा से लेकर डंडल गांव तक बन रही थी। तो उसमें जो थे वो मजदूर थे, तो वहाँ भूस्खलन हो गया था, तो यहाँ ये लोग फंस गए थे, ठीक है। अब ये है क्या टनल, पहले ये बताओ। ये 4 धाम सड़क परियोजना में यमुनोत्री हाईवे पर, ठीक है, ये उसका एक पार्ट था, तो वहाँ टनल बन रही थी। तो अगर पेपर में आ जाए कि सिलकियारा परियोजना किसका पार्ट था, 4 धाम सड़क परियोजना का पार्ट था, ये आ ही सकता है, ठीक है। इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आ सकता है। कहाँ से कहाँ तक थी ये, सिलकियारा से लेकर डंडल गांव तक थी। यहाँ पर क्या हुआ था, भूस्खलन हुआ था। अब ये टनल बनने से क्या होता कि उत्तरकाशी से यमुनोत्री तक का 26 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाता, ठीक है। तो उसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, 4 धाम सड़क परियोजना का पार्ट था कौन सा, सिलकियारा टनल प्रोजेक्ट, और उत्तरकाशी से यमुनोत्री तक 26 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाता। चलो अब यह है रशिया टेस्टेड इट्स बुलावा मिसाइल। रशिया ने टेस्ट करी है अपनी बुलावा मिसाइल। अब ये बुलावा मिसाइल क्या है, बुलावा मिसाइल इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कंटिनेंटल का मतलब क्या है कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंटल पर ये मिसाइल छोड़ी जा सकती है। अगर यहाँ से छोड़ेंगे ना, मानो ये कंटिनेंट है, तो दूसरे कंटिनेंट पर जाएगी, यूरोप से एशिया, एशिया से अफ्रीका, इतनी दूरी तक को ये तय कर सकती है। तो अब ये उसने करा कब है, ये उसने जब करा है जब वो न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से बाहर आ गया है, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट बैन इस ट्रीटी में तो बैन ही लगाया गया है कि कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा। अब वो रशिया से बाहर आ गया है, तो वो फ्री हो गया है, तो इसलिए ऐसे टेस्ट कर रहा है, और इसकी मिसाइल का नाम है बुलावा मिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, यूनेस्को ने अनाउंस करा है कोझिकोड को और ग्वालियर को। अब कोझिकोड है केरल का शहर है और ग्वालियर है मध्य प्रदेश का शहर, ठीक है। तो जो कोझिकोड है उसको साहित्य का शहर बनाया घोषित करा गया है, और ग्वालियर को संगीत का। अब आपको पता होगा, ठीक है, संगीत मतलब म्यूज़िक और साहित्य मतलब लिटरेचर। अब आपको पता होगा कि ग्वालियर से आप सभी सोच सकते हैं कि यहाँ के तानसेन थे, और तानसेन कौन थे, बहुत बड़े म्यूजिशियन थे अकबर के दरबार में, है ना। तो इसीलिए हम आइडिया लगा के भी कर सकते हैं कि ग्वालियर को म्यूज़िक का मिला है, और कोझिकोड जो केरला है उसको साहित्य का शहर का दर्जा दिया गया है, और कोझिकोड यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है। चलो आगे चलते हैं। अब है सी गार्जियन नेवल एक्सरसाइज। सी गार्जियन नेवल एक्सरसाइज, अब इसको ये मत सोचना कि ये इंडिया से कुछ रिलेशन रखती है, नहीं, इंडिया से रिलेशन नहीं रखती। ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुई है, नॉर्दर्न अरेबियन सी में। ये देखो, ये इंडिया है, यहाँ पर ऐसे इधर की तरफ बड़ा, यहाँ पर चाइना आता है और यहाँ पर आता है पाकिस्तान। तो अब इन दोनों के लिए कौन सा पास पड़ेगा, यहाँ पर अरेबियन सी पड़ेगा, इसीलिए इन्होंने अपनी एक्सरसाइज कहाँ करी है, अरेबियन सी में करी है, ठीक है। अब यह है पॉल लिंच। पॉल लिंच ने 2023 का बुकर प्राइज़ जीता है। किसके लिए, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। पॉल लिंच नाम याद रख लेना, ईजी है वैसे पॉल लिंच, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। अब है एनिमेशन फिल्म ऑन अहोम वॉरियर। अहोम वॉरियर जो कि असम के थे, उन पर एनिमेशन फिल्म बनाई गई थी, ठीक है। और ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 के लिए चूज़ करी गई थी। 19 मिनट की फिल्म है ये। लचित द वॉरियर नाम है इस पिक्चर का। इसको पार्थ सारथी महंता ने डायरेक्ट करा है। इन्होंने ही इस फिल्म को क्या करा है, निर्देशित करा है और बनाया है। अब ये देखो, अब अहोम वॉरियर्स है कौन, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि अहोम वॉरियर्स के बारे में। अब देखो, लचित नाम का एक बहुत बड़ा योद्धा था असम का, ठीक है। 1662 की बात है। उसमें मुगल और असम के जो अहोम थे उन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, और मुगल जो थे वहाँ पर अटैक कर रहे थे और उनकी सारी ज़मीन पर कब्जा भी कर रहे थे। तो फिर लचित के ही नेतृत्व में असम ने मुगल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। ये इसकी हिस्ट्री है। चलो अब यह है अफगानिस्तान अनाउंसेस परमानेंट क्लोजर ऑफ इंडियन एम्बेसी। अफगानिस्तान ने घोषणा करी है कि वो इंडियन एम्बेसी को परमानेंटली क्लोज कर रहा है, बंद कर रहा है। अब ये मत सोचना कि कनाडा के साथ भी थोड़े दिनों पहले इंडिया के रिलेशन ख़राब हुए थे इसलिए कनाडा ने करा है। नहीं, कनाडा ने नहीं करा, अफगानिस्तान ने करा है। चलो अब है यूनियन मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने इनॉग्रेट करा है पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 नई दिल्ली। अब देखो, ये खेलो इंडिया गेम्स सुने होंगे, लेकिन खेलो इंडिया पैरा गेम्स क्या है? पैरा गेम्स, पैरा यहाँ पैरा वर्ड का मतलब है जो कि दिव्यांगजन होते हैं, है ना, हैंडीकैप्ड। तो ये उनके लिए गेम्स है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली बार हुए हैं। कहाँ हुए हैं? नई दिल्ली में हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन गेम्स का जो शुभांकर है, शुभांकर मतलब मास्कोट, वो है उज्ज्वला, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। चलो अब है कंबाला। कंबाला एक एनुअल, हर साल होने वाला बफेलो रेस है कर्नाटका में। बफेलो रेस मतलब भैंसों की रेस है ये, ठीक है। कंबाला ये कर्नाटका में होता है। अब इसी के ही जैसा, अच्छा ठीक है, पहले देखते हैं कि ये जो स्पोर्ट है, ये जो खेल है, गेम है, इसको जो तुलुवा डायनेस्टी थी ना, तुलुवा लैंडलॉर्ड, लोकल तुलुवा लैंडलॉर्ड और हाउस होल्ड, वो लोग उसको स्पॉन्सर किया करते थे। अब कंबाला के ही जैसा एक होता है जल्लीकट्टू, ठीक है। अब जल्लीकट्टू में क्या है? यहाँ पर बुल मतलब बैल, उनकी टेमिंग की बात होती है। ये रूरल तमिलनाडु में खेला जाता है। ये तमिलनाडु में है और ये जो कंबाला है ये कर्नाटका में है। इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए हम दोनों डिस्कस कर लिए हम लोगों ने, ठीक है। चलो एक खबर, हाँ एक मिनट। तेलंगाना हैज़ अनवील्ड वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटिंग टेम्पल। पूरे संसार का, पूरे विश्व का 3D टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ टेम्पल है ये, ठीक है। कहाँ पर है? तेलंगाना में। अब 3D टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये एक सॉफ्टवेयर पर बेस्ड होती है। इसमें लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, एकदम बिल्कुल एकदम एक जैसा स्ट्रक्चर बनेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद और एक। कोई गलती नहीं होती इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। जैसा आपने फीड करा है वैसा ही स्ट्रक्चर बनकर आएगा। और ये वर्ल्ड का, विश्व का पहला है ये है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड का पहला है ये, ठीक है, तेलंगाना में है। चलो अब है ओना टुकारा। ओना टुकारा तिल है ये, तिल जो हम खाते, तिल की गज्जक वगैरह खाते हैं ना, तो ये वैसे ही तिल हैं, केरला के हैं। इनको GI टैग मिला है। इनका नाम क्या है? ओना टुकारा। अब ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ये मेडिसिनल वैल्यू भी रखते हैं ये ओना टुकारा, ठीक है। ये जो ओना टुकारा तिल है, और GI टैग हमेशा मतलब 10 सालों के लिए मिलता है। ये GI टैग होता क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब उस जोग्राफी, उस जगह का जो भूगोलिक स्थिति है ना, भौगोलिक स्ट्रक्चर है, ये उस पर आधारित होता है कि वहाँ के क्या क्या उसमें गुण हैं, वहाँ के क्या क्या उसके अंदर संरचना है, भौगोलिक संरचना के ऊपर आधारित होता है, ठीक है। 10 साल के लिए मिलता है ये हमेशा, उसके बाद फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। चलो अब है मध्य प्रदेश गेट्स इंडियाज़ लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन दामोह। अब देखो, मध्य प्रदेश जो है उसमें इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दामोह में बनाया जाएगा। अब कैसे बनाया जाएगा? 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को मर्ज करके, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को मर्ज करके बनाया जाएगा। कौन कौन सी है ये? एक है नरादेही सेंचुरी, एक है दुर्गावती सेंचुरी, ठीक है। अब मध्य प्रदेश हम पहले ही जानते हैं कि वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं।
सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उससे कम उत्तराखंड और फिर कर्नाटका। 3 याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब है, इंडिया ने अनाउंस करा है कि मैंडेटरी बायोगैस ब्लेंडिंग है फॉर डोमेस्टिक यूज़ 2025 और 26 से। ये अनाउंस कर दिया कि भैया ये मैंडेटरी है। क्या है? प्राकृतिक गैस बायोगैस सम्मिश्रित योजना 2025, इसको अनिवार्य करने की घोषणा करी है। अब इसमें होगा क्या, इसके अंदर ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस है ना, इसको यूज़ करा जाएगा किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करा जाएगा और डोमेस्टिक सेगमेंट में यूज़ करा जाएगा। अब इसमें प्लानिंग क्या है? इसमें प्लानिंग ये है कि सबसे पहले 1% हम करेंगे 2026 में, 3% हम करेंगे 2027 में और 4% हम करेंगे 2028 में। इसी तरह से 2029 तक ले जाना है, 5% तक हमको लेकर जाना है। ये इम्पॉर्टेंट है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हम बाहर से पेट्रोल वगैरह लाते हैं, है ना, उसमें हमारा पैसा कम खर्च होगा, ठीक है, और हम नेट ज़ीरो एमिशन को जल्द से जल्द हासिल कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब यह है, एजुकेशन मिनिस्ट्री और आईआईटी कानपुर दोनों ने मिलकर क्या लॉन्च करा है? साथी लॉन्च करा है। अब ये है क्या? शिक्षा मंत्रालय ने और आईआईटी कानपुर ने। निशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म है। कैसा प्लेटफॉर्म है? निशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है ये। इसके अंदर स्टूडेंट्स को फ्री में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए कोचिंग दी जाएगी। कौन से एग्ज़ाम्स? जैसे कि जेईई होता है, जैसे कि नीट हो गया, मेडिकल के एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। चलो अब है अंकोर वाट ऑफ कंबोडिया। अंकोर वाट क्या है? टेम्पल है कंबोडिया का। वो 8वां वंडर बना है, मतलब अजूबा बना है, 8वां। अब तक हमने 7 सुने थे ना, अब ये 8वां अजूबा बन चुका है। इसने किसको हराया है? इटली का फेमस पॉम्पी है, उसको हरा दिया है और अंकोर वाट आगे आ गया है और 8वां बन गया है। जैसे हमारे देश में भी ताजमहल, वो भी एक अजूबा है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, वो भी एक अजूबा है, इसी तरह से अब अंकोर वाट भी बन चुका है। अब है, रिसेंटली वाराणसी और उसके घाटों पर 1 लाख दिए जलाए गए हैं, प्रज्वलित करे गए हैं देव दीपावली पर, ठीक है, 21 लाख दिए करे गए हैं देव दीपावली पर। चलो अगला है, प्लानिटरी साइंस इंस्टीट्यूट इन यूएसए का इंस्टीट्यूट है। उसने क्या करा है? उसने नमक के ग्लेशियरों की खोज करी है। कहाँ पर? बुध ग्रह पर। बुध ग्रह मतलब मरकरी पर। किसके ग्लेशियर? ये फ्रेश वाटर के ग्लेशियर नहीं है, ये नमक के हैं, साल्ट के ग्लेशियर हैं। चलो आगे चलते हैं। वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस डेविस कप 2023 इटली ने जीता है ये, ठीक है। चलो अब है बाली जत्रा या बलि यात्रा। इसको बाली जत्रा बोलो या बलि यात्रा बोलो। ये एक फेस्टिवल है जो कि उड़ीसा के मैरीटाइम हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये एशिया का लार्जेस्ट ओपन ट्रेड फेयर है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है, उड़ीसा में सेलिब्रेट करा जाता है, जिसको बाली यात्रा कहते हैं। एशिया का, याद रखना, इंडिया का नहीं, एशिया का। चलो अब ये है, हैदराबाद हैज़ बिकम वंस अगेन बेस्ट इंडियन सिटी। किससे? मर्सर्स क्वालिटी लिविंग सर्वे 2023। ये सर्वे हुआ मर्सर का, क्वालिटी लिविंग इंडेक्स का, उसके अंदर हैदराबाद फिर से ऐसी सिटी बनकर बाहर आया है जो कि रहने के लिए सबसे अच्छी है। तो हैदराबाद की रैंक क्या आई है? हैदराबाद की रैंक है 153। उसके बाद पुणे की आई है, पुणे की है 154 पुणे की। और फिर है बेंगलुरु, देखो ये भी इससे पीछे है, ये पुणे और बेंगलुरु पीछे हैं किससे? हैदराबाद से। हैदराबाद आगे है, ठीक है। और अगर वर्ल्ड में देखें ना तो सबसे अच्छा है वियना शहर, ऑस्ट्रिया का। चलो अब है COP28 रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड। ये एक अवार्ड है COP28 का, रीच गेम चेंजिंग अवार्ड। ये किसको मिला है? डॉक्टर अतुल शाह को। अब इन्होंने करा क्या है? ये प्लास्टिक सर्जन है, मतलब कि स्किन से रिलेटेड है, स्किन के डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, है ना, प्लास्टिक सर्जन है। इन्होंने जो लेप्रोसी होती है ना, लेप्रोसी कुष्ठ रोग जो होता है ना, कोढ़ कुष्ठ रोग, उसकी केयर के लिए बहुत ज़्यादा काम करा है। तो ये पूरे ग्लोबल हेल्थ में अब एक पूरे हीरो बन चुके हैं,
ठीक है, और ये COP28 से रिलेटेड है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। अब है राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है किस चीज़ को? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल, ये पूरा बिल का नाम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है। सिलेक्शन कमेटी का मतलब क्या है कि इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं और अपोजिशन पार्टी के मिनिस्टर हैं। ये तीनों मिलकर के, ये 3 लोग मिलकर के क्या करेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव करेंगे और इलेक्शन कमिश्नर्स का चुनाव करेंगे, जिनको कि फाइनली प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे। अब यह है ट्रॉपिकल साइक्लोन जैस्पर, ये इंपॉर्टेंट है। ये जैस्पर क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम है, मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये ऑस्ट्रेलिया में आया था, इंपॉर्टेंट है। अब है IIT मद्रास ने डेवलप करी है एक टेक्नोलॉजी अमृत। क्या है? अमृत करिए। अमृत की फुल फॉर्म क्या है? आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवर बाय इंटेंट टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या है, जो गंदा पानी होता है ना, आजकल कितनी ज़्यादा हर जगह जहाँ भी देखो, नदियाँ देखो, कुछ भी देखो, तो वहाँ मेटल का, आर्सेनिक का प्रदूषण है ही। तो इन्होंने IIT मद्रास वालों ने क्या करा है? अमृत नाम की टेक्नोलॉजी बनाई है आर्सेनिक और मेटल को पानी में से रिमूव करने के लिए, पानी को प्योरीफाई करेंगे। तो जो डिजीज़ का जो बर्डन है, बीमारियां हो जाती हैं, वो अब कम हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, IIT मद्रास वालों ने करा है। ये क्या है, नाम रखा है? अमृत नाम रखा है, कि पानी को अमृत जैसा बना देंगे। चलो अब है इंटरपोल ने लॉन्च करी है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 अगेंस्ट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, मानव तस्करी के विरुद्ध ये ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर 2। और करा किसने? ये इंटरपोल। ये हमने पहले भी अपने वीडियोस में पढ़ा रखा है। इंटरपोल मतलब पूरे वर्ल्ड की जो अलग अलग कंट्रीज़ की जो पुलिस है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखती हैं, उसको इंटरपोल बोलते हैं। ये वर्ल्ड की पुलिस है ये। ठीक है, तो उन्होंने मानव तस्करी के विरुद्ध बनाया है, ये चलाया है ये अभियान। अब है WHO ने डिक्लेयर करा है सब वेरिएंट COVID-19। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी COVID-19 फिर से फैल रहा है, उसका सब वेरिएंट JN1 आया है। ठीक है, किसका? ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है। अब WHO ने डिक्लेयर करा है इस वाले JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करा है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि ऐसा वायरस है जो बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड हो रहा है, एक से दूसरे में स्प्रेड हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी। तो इसके लिए हमें अभी से जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने पड़ेंगे, जैसे कि मास्क पहनकर जाना, हाथ धोना, है ना, जो हमने पहले सीखे थे कोरोना के आने पर, वो सारी जो हिदायतें हैं वो हमें फिर से लेनी होंगी। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। कोई डाउट है, कोई सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगी है तो, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।